देखिए बेटा, कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक पढ़ लिया था। अब है एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी होती है, ये हमने कैपेसिटर में पढ़ा था। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, और इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मतलब ये प्लेट्स के एरिया के बीच में जितना वॉल्यूम होगा उसमें कितनी एनर्जी होगी, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो ये हाफ CV स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू डी। ए इसका क्रॉस, ए इसका एरिया प्लेट्स का, और डी इनके बीच की डिस्टेंस। सी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, बी स्क्वायर, और ये A इंटू डी, तो ये A से A कट जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। और ये जो V अपॉन डी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक किसी में फील्ड के अंदर जो एनर्जी होती है उसका एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और ये जो टोटल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों शेयर करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं, और ई की प्लेस पे बी आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो जो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये इसके इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, आप देखिए कि ये जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो इसमें क्या रिलेशन होता है, जो ई और बी का रेशियो होता है, ई अपॉन बी, वो सी के इक्वल होता है। तो हम ई को सी इंटू बी लिख सकते हैं, सी इंटू बी। तो अगर हम ई को सी इंटू बी लिखेंगे तो ये सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। सी की वैल्यू इसके इक्वल होती है, सी की वैल्यू होती है सी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो आप अगर इसमें सी स्क्वायर की वैल्यू डाल दोगे तो ये 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, और ये बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ये वाली एनर्जी चाहे तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखो, चाहे आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिखो, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, है ना। तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड शेयर करता है, तो अगर हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं तो म्यू इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है। तो आप ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई म्यू जो है वो तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ईएम वेव का, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों शेयर करते हैं, यानी कि आधा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है
और आधी इसमें म्यू एवरेज इज इक्वल टू म्यू एवरेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस म्यू एवरेज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये इसको आप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हो या 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट लिख सकते हो। ये तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगी, इसमें आधा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है तो 1/4 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये जो 1/2 है टोटल एनर्जी, ये आधी आधी होगी, 1/4 इसके पास, 1/4 इसके पास। ये एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, मतलब ये इसके इक्वल है। तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होती है उतनी एनर्जी, एवरेज एनर्जी उतनी मैग्नेटिक फील्ड के पास भी होती है। और जो टोटल एनर्जी है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के इक्वल होती है। ये एवरेज डेंसिटी है, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इस वाले टर्म को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हो। लेकिन ये जो एनर्जी है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। मान लीजिए कि ये सपोज करिए 20 जूल पर मीटर क्यूब है ना, तो आधी तो ये 10 जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगी इसके पास, और 10 जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा इसके पास। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो भी यही आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो भी यही आएगा। तो ये जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है इसको ये दोनों शेयर करते हैं इक्वली। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए एक टर्म आता है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी क्या होती है। तो इंटेंसिटी का मतलब है कि अगर हम उसको एनर्जी को किसी एरिया के ऊपर फॉल करते हैं, किसी एरिया के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। तो ये एरिया से एसोसिएटेड है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी क्या होगी? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब कितने एरिया में से कितनी एनर्जी क्रॉस करती है पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो जो एरिया है वो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या कहिए कि जो वेव है वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एरिया और वेव, वेव प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये जो टर्म है इसको हम इंटेंसिटी ऑफ, इस फॉर्मूले से हम इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सपोज करिए कि ये कोई एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है। ये इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर कितनी एनर्जी कंटेन्ड होगी? एनर्जी कंटेन्ड इन सिलेंडर, इन सिलेंडर। तो देखिए जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है म्यू एवरेज, वो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना। फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू, या एरिया ऑफ बेस, तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम।
तो जो सिलेंडर की लेंथ है इसको हम स्पीड इनटू टाइम से निकालेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो c इसकी स्पीड हो गई और टाइम हो गया डेल्टा टी। तो ये जो पूरी लेंथ है ये c इंटू डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसमें एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला डालिए इनटू, तो म्यू एवरेज को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि a इंटू लेंथ, लेंथ हो गई c डेल्टा t के इक्वल। तो c इंटू डेल्टा टी, म्यू एवरेज वॉल्यूम हो जाएगा c डेल्टा t इंटू a, c डेल्टा t इंटू ये वॉल्यूम आ गया। तो ये सिलेंडर के अंदर एनर्जी आ गई। अब हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी क्या, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर। तो एनर्जी, एनर्जी को हम यू से डिनोट कर रहे हैं। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टाइम इज डेल्टा टी। ठीक है, ये जो एनर्जी है वो डेल्टा टी में कितनी एनर्जी इसके थ्रू पास हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन के थ्रू। तो सपोज करिए ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसे डेल्टा टू में कितनी एनर्जी, तो जितनी सिलेंडर के अंदर एनर्जी है वो इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रही डेल्टा टी टाइम। उसकी वैल्यू डालिए, ये हो जाएगा म्यू एवरेज इंटू सी इंटू डेल्टा टी इंटू ए डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा टी। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू एवरेज इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट। अब ये जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है आप इसको चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं, चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो जो इंटेंसिटी है इसका फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, या हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है और ये वाला जो फॉर्मूला है वो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 50 न्यूटन पर कूलम साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें पूछा है एनर्जी बतानी है, फाइंड द एनर्जी कंटेन्ड इन अ सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर का दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ 50 सेंटीमीटर दे रखी है, लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एनर्जी कंटेन्ड इन सिलेंडर, एक सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो एनर्जी पूछा है कि एनर्जी कितनी कंटेन्ड होगी। ठीक है, तो पहले तो हम इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ई नॉट इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसका कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर तो वेरिएबल होता है, तो फिर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे?
तो यहाँ पे ये ई नॉट लेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है, तो जब सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें लेंगे। ठीक है, तो जो एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 50 न्यूटन पर कूलम। तो पहले हम एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 50 न्यूटन पर कूलम, इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सबको सॉल्व करके इसका रिजल्ट आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻8। और ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो इसकी यूनिट आ जाएगी जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एवरेज डेंसिटी। तो ये किसकी एवरेज डेंसिटी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकालनी होती तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 1/2 है, तो ये टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी, आधी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अब उसने पूछा है कि इस सिलेंडर के अंदर एनर्जी निकालिए। तो सिलेंडर के अगर अंदर हम एनर्जी निकालेंगे, यू सिलेंडर इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यानी 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और लेंथ हो गई 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर। ये 0.5, यानी कि ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब। ये 5 इंटू 10⁻⁻1 हो गया, तो 10⁻⁻1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁸ और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴। तो हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁻12 जूल। तो सिलेंडर के अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी। फिर कह रहा है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो ईएम वेव की इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर देंगे। तो ईएम वेव की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज इक्वल टू म्यू एवरेज इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो म्यू एवरेज हमने निकाला हुआ है 1.1 इंटू 10⁻⁸, है ना, और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये 1.1 इंटू 10⁻⁸, और सी होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा और ये 3.3 आ जाएगा। यूनिट क्या होगी? इंटेंसिटी की यूनिट। तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये एनर्जी अपॉन टाइम, तो पावर यानी कि वॉट हो गया। एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, दैट इज वॉट। और ये एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए। A light beam traveling in the x direction
जैसे ये सपोज करिए कि एक्स डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में एक लाइट बीम ट्रेवल कर रही है। A light beam traveling in x direction is described by the electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, E y इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस की डायरेक्शन में है 300 वोल्ट पर मीटर, 300 वोल्ट पर मीटर साइन ओमेगा इनटू t माइनस x by c. An electron is constrained to move along the y direction. अब जो इलेक्ट्रॉन है उसको y डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन y डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है 2 into 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम है, लाइट बीम है, वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और एक इलेक्ट्रॉन है जिसको y एक्सिस के डायरेक्शन में, क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैक्सिमम, और एक मैग्नेटिक फोर्स बताना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैक्सिमम। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, और ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की वैल्यू बता रही है। ये इक्वेशन दे रखी है। तो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है। तो देखिए इससे हम ई नॉट की वैल्यू हमें मिल रही है, ई नॉट कितना दे रखा है, ई नॉट इज इक्वल टू 300 वोल्ट पर मीटर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 300 वोल्ट पर मीटर। तो हो जाएगा 20 इससे मल्टीप्लाई करो, 1.6 into 3 4.8, और 10⁻⁻19 इंटू, तो ये 10⁻⁻17 न्यूटन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा वो इतना होगा 4.8 into 10⁻⁻17 न्यूटन। अब उससे पूछा है मैग्नेटिक फोर्स कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम फोर्स है एफ बी मैक्सिमम, वो हो जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा। अब देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी कि जो लाइट बीम है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है v वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, मतलब जे कैप, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो b इज इक्वल टू वो बी नॉट, जो मैक्सिमम फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में, तो इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है। आपको ये समझना है कि जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो मैक्सिमम फोर्स है वो QB sin 90, यहाँ पे बी नॉट आ जाएगा क्योंकि हमें मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ये QV बी नॉट के इक्वल हो जाएगा, तो हमें बी नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बी नॉट निकालिए, तो ई नॉट अपॉन बी नॉट, इसकी वैल्यू होती है सी के इक्वल। तो बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई सी। तो ई नॉट हो गया 300 और सी हो गया 3 into 10⁸ तो ये 100 और ये 10⁻, तो 10⁻⁻6 आ जाएगा, 10⁻⁻6 टेस्ला। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10⁻⁻6 टेस्ला के इक्वल हो गया। ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है
2 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है वो 10⁻⁻⁶ के इक्वल। तो इतने न्यूटन का फोर्स ये लगाएगा। तो हो जाएगा 16 टू 32 यानी कि 3.2 और ये 19 6 25 7 तो 10⁻⁻18 न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इतना फोर्स लगाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन, और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम फोर्स लगाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ लेजर बीम ऑपरेटिंग एट 4 मिलीवॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसकी लेंथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ अ लेजर बीम। ये कोई लेजर बीम है और इसकी लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और इसमें एनर्जी स्टोर्ड पूछा है ऑपरेटिंग एट 4 मिलीवॉट, यानी कि जो पावर दी हुई है वो 4 मिलीवॉट है। मिलीवॉट का मतलब हो गया 4 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, तो लेंथ दे रखी है और आपको पावर दे रखी है। पावर का मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी स्टोर्ड पूछा है कि एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। तो जो पावर होती है वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो एनर्जी है वो फिक्स्ड टाइम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी जाएगी 60 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगी, तो इसका टाइम हमें मिल जाएगा, और पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो टाइम निकालेंगे, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम टेकन इज इक्वल टू, अगर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो हमें स्पीड के इक्वल होगी। तो लेंथ हो गया 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 इंटू 10⁻² मीटर, और सी हो गया 3 इंटू 10⁻³ मीटर 320, और ये -10⁻⁻10 सेकेंड, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻। तो तुमसे पूछा है कि भाई एनर्जी कैलकुलेट करें तो 4 वॉट, टाइम 2 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, तो 4 टू जाए 8 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻12, और वाट इंटू सेकेंड जूल हो जाएगा। 8 इंटू 10⁻12 जूल एनर्जी इस बीम के अंदर होगी। 60 सेंटीमीटर लेंथ की जो बीम है उसके अंदर 8 इंटू 10⁻12 जूल के बराबर एनर्जी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, और इंटीग्रल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इतनी इंटेंसिटी है तो एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये है
म्यू एवरेज इनटू स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट, और एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। तो ये 2/c, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हो गया। तो ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2i अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2i अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट। ये इंटेंसिटी की वैल्यू पता है, सी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 2 इंटेंसिटी हो गया 2 वाट पर मीटर स्क्वायर, सी 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8, और एप्सिलॉन नॉट हो गया 8.85 इंटू 10 रेज़ पावर -12। ठीक है, तो ये न्यूटन पर कूलम में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 38 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग 7 पार्ट डिवाइड किया गया। तो ये अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उनका ऑर्डर फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, किस तरह से प्रोड्यूस होती है और क्या, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम। देखिए, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, ये रिलेशन होता है। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होती है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उन सभी की स्पीड सेम रहती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। वैक्यूम के अंदर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें कौन कौन सी वेव्स आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के इन प्रोपोर्शनल होते हैं, सी अपॉन म्यू। तो जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ दोनों एक, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको पढ़ रहे हैं, या कहिए और डिक्रीजिंग। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है इसलिए वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये काफी दूर तक ट्रेवल कर सकती है ना, तो इनको कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। फिर रेडियो वेव्स की जो सबसे छोटी जो वेव्स होती हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स। तो ये जो माइक्रोवेव्स है ये रेडियो वेव्स का ही एक पार्ट है। तो जो शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं उनको माइक्रोवेव्स बोलते हैं। तो उसके बाद है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इनको हम हीट रेडिएशंस भी बोलते हैं। तो जो हॉट बॉडीज हैं उनसे ये वेव्स निकलती हैं। आपने ये सुना होगा कि जो एनर्जी है वो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो हॉट बॉडीज होती है उनसे हीट रेडिएशंस निकलते हैं जिनको हम इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं। फिर इंफ्रारेड के बाद विजिबल लाइट आती है, इसमें 7 कलर्स होते हैं,
उन 7 कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है। इनको हम देख सकते हैं, हमारी जो आई है विजिबल लाइट को देख सकते हैं। फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज है, फिर एक्स रेज और फिर गामा रेज। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा रेज की होती है, फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ इस तरह से डिक्रीज करेगी। इस ऑर्डर को याद रखने के लिए कोड है, इस कोड को हम इस तरह से, ये जो गामा है इसको जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस कोड को हम कैसे लिख सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। जी, जी, ये एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। तो देखिए, जी फॉर गांधी जी, गांधी जी एक्स रेज was used vigorously in medical research. तो ये एक सेंटेंस से हम इसको याद रख सकते हैं कि गांधी जी एक्सरेज was used vigorously in medical research। तो ये ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये जो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा तो ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर याद रख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले रेडियो वेव्स को पढ़ते हैं। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उनके यूजेस क्या होते हैं और उनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है, 500 किलो हर्ट्ज। 500 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब होता है 10⁻³ से 3 गीगा हर्ट्ज तक होती है। तो 3 गीगा हर्ट्ज, गीगा मतलब 10⁹ ये जो फ्रीक्वेंसी है ये काफी कम है, क्योंकि आगे की जो वेव्स आएंगी उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। अब क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। इनकी वेवलेंथ रेंज होती है कुछ किलोमीटर से 10 सेंटीमीटर तक, फ्यू किलोमीटर टू 10 सेंटीमीटर, मतलब ये इनकी वेवलेंथ रेंज है। तो वेवलेंथ रेंज किलोमीटर से, इतना वेरिएशन इसके अंदर है रेडियो वेव्स के अंदर। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये काफी कम है, और ये जो वेवलेंथ है किलोमीटर में ये बहुत ज्यादा है, 10 सेंटीमीटर की वेवलेंथ भी बहुत ज्यादा होती है। प्रोडक्शन कैसे करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस। तो जो चार्ज है उसको ऑसिलेट कराया जाता है, चार्ज के ऑसिलेशन से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती है। और इसका यूज क्या है, यूज इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। और इसका रीजन क्या है कि इसको कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, एज इट्स वेवलेंथ इज लॉन्ग, इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी है। तो ये काफी दूर तक ट्रेवल कर सकती है, इसलिए रेडियो वेव्स को कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद है रेडियो वेव्स की जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती है उनको हम माइक्रोवेव्स बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि माइक्रोवेव रेडियो वेव्स का एक पार्ट है।
और इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से 3 गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट होती है। जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। तो जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी, वेवलेंथ रेंज 10 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर। 10 सेंटीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मिलीमीटर। तो ये माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज आ गई। इसमें प्रोडक्शन में इसमें भी चार्ज को ऑसिलेट किया जाता है, लेकिन इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ मशीन्स की जरूरत पड़ती है। तो मशीन्स के नाम है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लेस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। तो इनसे इनको प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको जरूर याद रखिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कम हो रही है। तो आप आगे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन के लिए जो वेवलेंथ है वो कम अगर कम होगी तो डिफ्रैक्शन के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि जो साइज है जिससे डिफ्रैक्ट हो रहा है, जैसे सपोज करिए कोई ऑब्स्टेकल है, उसका जो साइज है वो वेवलेंथ से कंपेरेबल होना चाहिए। तो जनरली जो साइज मिलता है वो, जैसे इसकी वेवलेंथ है ना 1 मिलीमीटर, इतने छोटे साइज की ऑब्स्टेकल्स जनरली नहीं मिलती हैं, तो इसलिए इसमें डिफ्रैक्शन नहीं होता। डिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो इनकी वेवलेंथ कम होने की वजह से जनरली ये ज्यादातर ऑब्स्टेकल्स इसके कंपेरेबल नहीं होते हैं। तो देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इट्स वेवलेंथ इज प्रॉपर्टी, its wavelength is very small, its wavelength is very small। तो रेडियो वेव में जो माइक्रोवेव होती है उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। सो इट इज नॉट डिफ्रैक्टेड, it is not diffracted by particles of the atmosphere। तो एटमॉस्फेयर होते हैं उनसे ये डिफ्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। और अगर डिफ्रैक्ट नहीं होगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, तो इनका जो प्रोपगेशन होता है वो स्ट्रेट होता है, hence their propagation is straight। तो डिफ्रैक्ट नहीं होती है, इसलिए ये स्ट्रेट प्रोपगेशन यानी कि इसकी बीम बन जाती है, बहुत दूर तक एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनके यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन रडार्स फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो इनको यूज किया जाता है रडार्स में इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। टू मेजर स्पीड ऑफ टेनिस बॉल्स एंड क्रिकेट बॉल्स।
तो टेनिस और क्रिकेट बॉल्स की माइक्रोवेव ओवन में यूज किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन, इसकी वर्किंग भी पूछी जाती है कि माइक्रोवेव ओवन किस तरह से काम करता है। तो माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। तो इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स, चाहे वो किसी भी चीज में है, चाहे मतलब किसी भी चीज में अगर वाटर है तो उसका जो वाटर है वो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। इस वजह से वो माइक्रोवेव को इजीली एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो उसको हीट कर देती है। तो यहाँ पे जो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो द रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स। ये माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है। So microwave is incident, when microwave is incident on objects containing water molecules, is absorbed. तो वाटर मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो राइज करता है एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस। तो अगर वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा तो द टेम्परेचर ऑफ फूड आइटम्स राइजेस। तो जो फूड आइटम्स है उनका भी टेम्परेचर बढ़ता है एंड इट इज कुक्ड। तो माइक्रोवेव की जो एनर्जी है वाटर मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्ब करके हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से खाना पकता है। तो इसके बाद है बेटा इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 7.5 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज टू 10⁻14 हर्ट्ज। और वेवलेंथ रेंज होती है 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर टू 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तीन का गैप होता है तो ये 10⁻11, ये तीन का गैप होगा और इधर भी तीन का गैप होगा। इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 10⁻3 से डिवाइड करेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर इंपॉर्टेंट है ना। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। इंफ्रारेड वेव्स का प्रोडक्शन कैसे होता है? दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज। तो जो हॉट बॉडीज है उनसे ये अपने आप निकलती है। इनके यूजेस क्या है? इनके यूजेस है डिहाइड्रेशन ऑफ
फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स को डिहाइड्रेट करती है, मतलब उनका जो वाटर है उसको निकालती है। मेडिकल साइंस में फिजियोथेरेपी में इसका यूज किया जाता है, फिजियोथेरेपी। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा है? और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये सब जो है नॉलेज बेस्ड है, मतलब इसमें आपको कुछ ज्यादा समझना नहीं है, याद करना है। तो जो पीडीएफ भेजी है उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और अभी याद करने की जरूरत नहीं है, जब कोई एग्जाम हो तो उससे पहले वाले दिन इसको याद करना है। आप इसको कितना भी याद कर लीजिए फिर भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको ये पता होगा कि भाई हमें इसको याद करना है, तो बस एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले याद करना है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, ये तो खत्म हो गया, तो इतना आप कर लेंगे तो इसके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। थैंक यू सर। ओके।